हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान गैलरी में। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने यूट्यूब पे आया हूं और सिर्फ इसलिए कि अब से इस वीडियो के साथ साथ ही मैं CSIR UGC नेट लाइफ साइंस कैटेगरी के लिए कुछ यूनिट को कंप्लीट करना चाहता हूं। और आज मैं यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूनिट का नाम है, मैं यहां से स्टार्ट करना शुरू कर चुका हूं। और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 है तो निश्चित रूप से इसके बाद कई पार्ट आएंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को मैं आपके सामने ला सकूं। और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे निश्चिंत होकर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी और आप भी अपनी ओर से मेहनत कीजिए और आने वाले एग्जाम में मुझे उम्मीद है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। वैसे तो मैं इसके पहले काफ़ी 9, 10 और 12th के चैप्टर्स को मैंने कवर किया था, उसमें भी लाइव आकर के। तो फिलहाल ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव आने की भी मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक या जो भी है चैप्टर है, यूनिट 10, जिसका नाम है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसको सीधे सीधे कर सकते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, इस यूनिट में हम एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ये बेहद आसान है। किसी ऑर्गेनिज्म और उसके बीच, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जीवित है, इसके आसपास बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं। मतलब जीवित चीजें भी इसके आसपास हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी इसके आसपास हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो उन दोनों के बीच के रिलेशन का अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तब हम उसे इकोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। बेहद आसान है। इकोलॉजी जो टर्म है ये किसके द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था? अर्नस्ट हीकल के द्वारा 1869 में। ओके, इसके बाद देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी हो, तो उसका कोई ना कोई अपना एक सराउंडिंग होगा। मतलब उसके चारों ओर कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे। तो वो अगर जीवित है, वो जी रहा है, तो उसके सराउंडिंग्स में, उसके चारों ओर जो भी हमें दिखता है वे सभी इन्वायरमेंट बनाते हैं। इन्वायरमेंट का एक बहुत ही अच्छा गुण है, ये डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब क्या होता है? हमेशा बदलने वाला, हमेशा परिवर्तनशील होता है ना। क्या होता है? बदलने वाला होता है। मतलब हम लोग अपने भी इन्वायरमेंट को देखते हैं, इसका मौसम बदलता है, क्लाइमेट भी चेंज हो सकते हैं, या दिन प्रतिदिन जैसे टेम्परेचर है, या कभी हवा का प्रवाह प्रवाह है, कुछ भी बहुत सारे चीज़ें बदलते रहते हैं। अगर कोई जीव लिक्विड मटेरियल में है, जैसे लिक्विड कल्चर में, तो उसका हो सकता है पीएच बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, वहाँ का कुछ केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें बदलते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या है? डायनेमिक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो टू फैक्टर आर प्रेजेंट, मतलब इन्वायरमेंट जो होता है उसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो है बायोटिक, आप यहाँ देख रहे होंगे। बायोटिक का मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग है, मतलब जिसमें जीवन है। और दूसरा क्या है? एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं है। एबायोटिक में क्या है? जैसे सॉइल है ना, टेम्परेचर है, सनलाइट है, सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है, पीएच है, इसके बाद भी बहुत सारे हैं। हो सकता है कोई, जैसे एटमॉस्फेयर है, जो हमारे चारों ओर हवा है, उसमें किसी खास गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, घट सकता है। ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंट में फैक्टर हैं जो कि बायोटिक हैं
वो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, वो कुछ बड़े जीव भी हो सकते हैं, वो बर्ड्स हो सकते हैं, वो रेप्टाइल्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनमें से भी कुछ कैटेगरी है, जैसे एक प्रे है, एक प्रीडेटर है, कुछ कंपिटिटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, बहुत सारे उसमें इवॉल्व होते हैं। और इसी में कुछ प्रोड्यूसर भी होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करके पूरे इकोसिस्टम में क्या करते हैं, वो भोजन का सोर्स बनते हैं, ठीक है ना, या ऊर्जा का सोर्स बनते हैं। तो बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब भी हम बाद में बात करेंगे प्री प्रेडेटर कंपिटिटर के बारे में, लेकिन अभी हम लोग को जानना है कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो जीवित होते हैं और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो जीवित नहीं होते हैं। और इन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। तो इकोलॉजिकल फैक्टर कितने हो गए, दो हो गए, बायोटिक और एबायोटिक। इसी प्रकार से इको फैक्टर भी इसे कह सकते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर को ही क्या कहते हैं, इको फैक्टर कहते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब जिसमें जो जीवन नहीं है वो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, वो बनाते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। और फिजिकल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले सॉइल है। सॉइल हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम लोग कहीं भी जाएंगे, कहीं हम अपना पूरा इकोसिस्टम देख ले तो वहाँ पर सॉइल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है, उसके लिए तो सॉइल होना ही चाहिए। हम लोग उसी पर डिपेंड हैं। और वो सॉइल से बहुत सारे मटेरियल को लेता है, उसके बाद क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस से कुछ जटिल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं, है ना, ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं। और वो ग्लूकोज फिर बहुत सारे मटेरियल में चेंज होता है और वही फिर अल्टीमेटली सोर्स बनता है किसी दूसरे एनिमल के लिए भी। ये बहुत जरूरी है। और सॉइल में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग को बहुत कम जानकारी लेनी है सॉइल के बारे में सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग को कंपोजिशन पढ़ना है कि सॉइल किस किस चीजों का बना होता है। और दूसरा होता है सॉइल वाटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से हैं और कितने काम करने वाले हैं, मतलब इसके भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, वो आगे हम देख लेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग को पढ़ना एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर एंड एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट के चारों ओर बहुत सारे गैसों का एक आवरण है और ये क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसके बाद क्या है, लाइट। लाइट तो हम लोग जानते ही हैं, सनलाइट हमारा सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का, और ये एनर्जी का भी सोर्स है। और इसमें हम लोग यह भी जानते हैं कि इसी एनर्जी से पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, लाइट से। लाइट है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और उसी फोटोसिंथेसिस से जो भी संश्लेषण हो रहा है, जो भी ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, उससे फिर पूरा इकोसिस्टम बैलेंस है। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आप जान रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, है ना। किसी बैक्टीरिया के लिए, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी बर्ड के लिए, किसी रेप्टाइल के लिए, यहाँ तक कि ह्यूमन के लिए, सबके लिए टेम्परेचर काफ़ी मैटर करता है। रिप्रोडक्शन के लिए भी, ग्रोथ के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए, सब चीज़ के लिए ये टेम्परेचर काफ़ी मैटर करता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। इसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग इसे सीधे सीधे कर सकते हैं कि रेन है, बारिश जो होता है इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसी प्रकार से बर्फबारी को भी कर सकते हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत रखा गया है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉइल कंपोजिशन के बारे में। देखिए, सॉइल कंपोजिशन में क्या है कि मिट्टी की बनावट के बारे में पढ़ना है। इससे वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। तो इसमें क्या है कि सॉइल कंपोजिशन में देख लेते हैं, तो इसमें दो पार्ट हो सकते हैं। पहला तो होगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। और दूसरा होता है ऑर्गेनिक पार्ट, जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट जो होते हैं सॉइल के, उसमें है सैंड है, सिल्ट है, क्ले है,
वाटर, वाटर भी इनऑर्गेनिक है, उसमें बहुत सारे एयर होते हैं, है ना, ये तो पता ही है। आप मिट्टी के जो भी कंपोजिशन है उसमें भी एयर है। इसके बाद बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। प्लांट जो है मिनरल्स को अवशोषित करते हैं और वो जाइलम के द्वारा विभिन्न अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या होता है, 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं भाई, तो यहाँ सबसे पहले लिविंग बायोमास है, उसके बाद है डिट्रेटस है, उसके बाद ह्यूमस है। ये तीनों है क्या, लिविंग बायोमास में क्या है कि जो जीवित हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो ये लिविंग बायोमास है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो कि मिट्टी के लिए काफ़ी कारगर होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोसिस नेचर दिखाते हैं, है ना, तो ये मिट्टी में प्रेजेंट है तब तो। आप जानते होंगे राइजोबियम है, राइजोबियम भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी मिट्टी में ही पाया जा रहा है। और बाद में ये फिर वो प्लांट के रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और उसके साथ रहते हैं सिम्बायोसिस के रूप में। इसके बाद देखते हैं डिट्रेटस। डिट्रेटस का मतलब क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट या एनिमल का डेड मटेरियल है उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट है, उसका कोई पत्ता या कोई शाखा टूट कर अगर मिट्टी पे पड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाता है, डिट्राइटस कहलाता है। ये भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। ओके, इसके बाद क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है कि जब कोई डेड ऑर्गेनिज्म या कोई मटेरियल डिकम्पोज होता है, जैसे बैक्टीरिया अगर उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं तो लास्ट में वो डिकम्पोज होकर के जो मटेरियल बचे हुए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो ये 3 मटेरियल ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं और वो मिट्टी को बनाने का काम करते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट में कहता है सॉइल वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सॉइल वाटर। और सॉइल वाटर जो होते हैं मतलब मिट्टी में जो वाटर प्रेजेंट है, खास करके वो किसके लिए अवेलेबल है, प्लांट के लिए। और वो प्लांट के लिए जो अवेलेबल है इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सॉरी, अवेलेबल है ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें जो वाटर है उसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा है ग्रेविटेशनल वाटर, तीसरा है केमिकली बाउंड वाटर और चौथा है कैपिलरी वाटर। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो काम का है प्लांट के लिए, जो काम का है वो है कैपिलरी वाटर। यहाँ बाकी 3 बचे हुए हैं, कौन कौन, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और केमिकली बाउंड वाटर। ये तीनों प्लांट के लिए तो काम के नहीं है, मिट्टी में प्रेजेंट है लेकिन किसी काम के नहीं है। बाकी बच गए कैपिलरी वाटर, ये जो है ये प्लांट के लिए यूजफुल है, प्लांट उसको यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर में जो वाटर है वो सॉइल के जो पार्टिकल है, जो छोटे छोटे कण हैं, इससे बहुत कम मात्रा में वाटर फिल्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं और ये उस कण को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। मतलब मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उससे वो जुड़े हुए होते हैं। और किस प्रकार से जुड़े होते हैं, थिन फिल्म लाइक। मतलब इसके चारों ओर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ये जुड़े होते हैं जो कि उससे अलग ही नहीं हो सकते हैं। और जब वो अलग नहीं होंगे तो वो प्लांट के लिए किसी काम का नहीं है। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो ग्रेविटी के कारण बहुत गहराई में होते हैं। अब यहाँ तक मिट्टी का सरफेस है, तो ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल वाटर जो होते हैं वो काफी गहराई में चले जाते हैं और इस कारण से वो प्लांट के लिए कोई काम का नहीं रहता है। वो मतलब कि
ये ग्राउंड वाटर के लिए तो ठीक है, लेकिन प्लांट के लिए ये यूजफुल नहीं होता है। इसके बाद तीसरा है केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर क्या होता है कि किसी केमिकल फॉर्म में ये जुड़ा होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। जैसे कोई साल्ट है और साल्ट के साथ आप देखे होंगे OH2O उसके साथ अटैच होता है, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो वो इस केमिकली बॉन्ड जो होता है ना उससे अलग हो ही नहीं सकता है। अब जब ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है उससे अलग ही नहीं होगा, तब यह भी किसी काम का नहीं रहेगा, ये उसी मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट रहेंगे। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल पढ़ा होगा। अब जैसे कोई सोडियम कार्बोनेट ही है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ भी, अब सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ भी कुछ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो अटैच रहना चाहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो मिट्टी के साथ हैं और उसमें ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। और एक है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है वो कैपिलरी, कैपिलरी का मतलब क्या होता है, बहुत पतली नलिका जैसा रचना बन जाता है। ये एक दो नहीं, लाखों करोड़ों बन सकते हैं मिट्टी के में, पूरे मिट्टी के स्ट्रक्चर में। और इसी में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी की सरफेस पर आना चाहते हैं या आते रहते हैं। ये जो वाटर होते हैं ये फ्री वाटर होते हैं, जो कि वाटर जो कि प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और यही वाटर जो होते हैं कैपिलरी वाटर, ये अवेलेबल होते हैं किसके लिए, प्लांट के लिए। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से वाटर, कौन से टाइप का वाटर जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट है जो प्लांट के लिए जरूरी है, तो वो है कैपिलरी वाटर। अपने फिजिक्स में कैपिलरी पढ़ा होगा, उसमें कैपिलरी में क्या बताया जाता है कि बहुत पतली नलिका होती है, बहुत पतली ट्यूब जैसी रचना होती है, और इसके बीच से बहुत कम मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा कि कोई मोमबत्ती में अगर मोम ऊपर चढ़ रहा है, या कोई दीपक में अगर कोई तेल का मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या है, कैपिलरी मूवमेंट होता है ना। तो ये कैपिलरी वाटर का रोल हो गया। इसके बाद क्या है, लाइट। अब हम सॉइल पढ़ चुके हैं, तो दूसरा क्या बचता है, लाइट। लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसमें एनर्जी भी होंगे, और यही एनर्जी हमारे लिए या हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी होता है। अब ये जो लाइट होता है इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है, तो सबसे पहला क्या है, यूवी। यूवी क्या है, जो 400 नैनोमीटर, जिसका वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होता है उसको यूवी कहा गया है। अल्ट्रावायलेट ये आपको पता होगा, फिजिक्स की बेसिक सी जानकारी है, बस मैं बोल दे रहा हूँ। इसके बाद बीच में जो पड़ रहा है ये, इसको कहा गया है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच माना गया है, और ये जो है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बड़ी काम की चीज है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको कहा गया है इंफ्रारेड। ये जो इंफ्रारेड होता है इसका वेवलेंथ जो है वो 700 नैनोमीटर से भी एबव है। आपको यहाँ स्पष्ट इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि 700 नैनोमीटर से जो एबव होते हैं, इसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज्यादा है, उसको इंफ्रारेड कहा गया है, IR शॉर्ट में कहते हैं। तो हमारे जो इकोसिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विजिबल लाइट, और इसी विजिबल लाइट को कहा गया है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो विजिबल लाइट में ही करते हैं, यूवी में नहीं करते हैं, IR पे नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ जो यूवी है उसे भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, UVA, UVB और UVC। जो 320
से 400 नैनोमीटर के बीच है उसको UVA कहा गया है। इससे भी जो कम है 280 से 320 नैनोमीटर का उसको UVB कहा गया है। और लास्ट जो है उसे UVC कहा गया है, जिसका वेवलेंथ 100 to 280 नैनोमीटर है। अब कहा गया है कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट, प्लांट पर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो पूरे के पूरे लाइट पर ही डिपेंड है, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्रिया हो रही है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, वैसे तो हम प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस को डिटेल हम देख ही लेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग 680 से 700 नैनोमीटर के लाइट को अवशोषित कर लिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, H2O का डिग्रेडेशन किया जाता है, इसको फोटोलाइसिस कराया जाता है और बाद में फिर CO2 को यूटिलाइज करके ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो अगर जो जल का H2O का फोटोलाइसिस नहीं होगा लाइट के प्रेजेंस में, तो CO2 का भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और इस ग्लूकोज का भी संश्लेषण नहीं होगा। इसके बाद क्या है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है, इसको भी हम आगे प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे डिटेल से, लेकिन अभी फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या है ये जान जाते हैं कि बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं प्लांट के अंदर जो प्रकाश रहने पर ही होगा, लाइट रहने पर ही होगा। जैसे कि आपने देखा होगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस में कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे हम ढक देते हैं किसी ईंट या पत्थर या किसी ऐसे कवर, उसको कवर कर देते हैं जिससे उस पर लाइट नहीं जाता है, तो वो क्या होते हैं, उसका ग्रीन कलर जो होता है ना वो वाइट हो जाता है। तो अगर जो उसको लाइट नहीं मिल रहा तो वो वाइट हो जाएगा। तो ये क्रिया फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन अगर उसे लाइट मिल रहा है और लाइट के प्रेजेंस में अगर वो ग्रोथ कर रहा है और उसके जितने लीव्स और स्टेम हैं वो हरे हैं, ग्रीन कलर को दिखा रहे हैं, तो वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। और फोटोमॉर्फोजेनेसिस सभी प्लांट में पाए जा रहे हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा और वो सब के सब कैसे हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, उसके जो पत्ते हैं वो भी वाइट हो जाएंगे। इसके बाद कहलाता है फोटोपेरियोडिज्म। फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट काफी इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। जैसे कि हम कुछ देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो गर्मियों में फ्लावर मतलब उसमें फ्लावर खिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे के ऋतु में, ठंडे के मौसम में उसमें फूल लगते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा टाइम के लिए लाइट चाहिए, मतलब जो गर्मी के दिन में, अब अभी जैसे मई जून का महीना है, अगर इस टाइम में अगर किसी में फ्लावर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको ज्यादा टाइम लाइट चाहिए। और कुछ दिसंबर के महीने में अगर फ्लावर खिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसको कम समय के लिए लाइट चाहिए, तब वो फ्लावर उसमें खिलेगा। तो ये घटना क्या कहलाता है, फोटो पेरियोडिज्म कहलाता है। मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, टाइम के अनुसार पौधे अपना फ्लावर को जनरेट करते हैं या उसमें फ्लावर होता है। अगर ये टाइम पीरियड जो है, ड्यूरेशन जो है, वो बदल दिया जाए आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट बना करके, तब उसमें प्रॉपर तरीके से फ्लावर नहीं डेवलप हो पाएगा। तो फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए फोटो पीरियोडिज्म बहुत जरूरी है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट बहुत जरूरी है, और इसी को क्या कहा गया है, फोटो पीरियोडिज्म। ऐसा नहीं है कि दिसंबर के महीने में खिलने वाले फूल वाले पौधों को हम मई जून में हम ऐसे ही लगा देंगे खेतों में तो वो हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम आर्टिफिशियली उसके लाइट के ड्यूरेशन को चेंज कर दे तब उसमें फ्लावर शायद खिल सकता है। और भी फ्लावर के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन फोटो पेरियोडिज्म भी एक फैक्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसे भी देख लेंगे। ओके, अभी बस इतना ध्यान में रखना होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है टेम्परेचर।
टेम्परेचर क्या है? ये क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई सरफेस, कोई बॉडी, कोई इन्वायरमेंट कितना हॉट है या कोल्ड है, इस बात को पता लगाने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और टेम्परेचर के आधार पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं या वो अपना सरवाइव करते हैं। इस आधार पर मतलब वेजिटेशन जो होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का वेजिटेशन हो रहा है या प्लांट का वेजिटेशन हो रहा है, तो उसके लिए टेम्परेचर के आधार पे उसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है? मेगाथर्म। दूसरा क्या है? मेसोथर्म। और तीसरा क्या है? माइक्रोथर्म। चौथा क्या है? हेकिस्टोथर्म। अब ये चारों है क्या? मेगाथर्म्स किसको कहेंगे? हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मतलब पूरे ईयर में उसको हाई टेम्परेचर मिलता रहेगा और वो सरवाइव कर जाएगा, तब हम उसके कैटेगरी को हम कहेंगे मेगाथर्म्स। और ये पृथ्वी के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां सालों भर गर्मी का मौसम रहता है। और वो कहाँ रहता है? इस विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर रहता है ना। तो इक्वेटर के आसपास का कुछ क्षेत्र जो है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। वहाँ के टोटल ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? मेगाथर्म्स, या वहाँ की कंडीशन को क्या है? मेगाथर्म्स कहेंगे। इसके बाद क्या है? मेसोथर्म्स। मेसोथर्म्स क्या होता है? अल्टरनेट हाई एंड लो टेम्परेचर। मतलब क्या कहता है कि पूरे साल ना तो गर्मी होनी चाहिए, ना ही पूरे साल ठंडे होने चाहिए। कुछ टाइम गर्म होना चाहिए, कुछ टाइम ठंडे होना चाहिए। हम लोग का जो क्षेत्र है वो मेसोथर्म के अंतर्गत आता है। यहाँ का जो वेजिटेशन है वो मेसोथर्म से है। ठीक है, दोनों में हम अच्छे से अंतर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है? माइक्रोथर्म्स। माइक्रोथर्म्स क्या कहता है कि लो टेम्परेचर होनी चाहिए पूरे ईयर में। लो टेम्परेचर होने का मतलब क्या हुआ है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो एक सामान्य टेम्परेचर, जैसे हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो नॉर्मली टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, कभी 35 डिग्री है। तो ये सब क्या है? नॉर्मली टेम्परेचर के अंतर्गत है। लेकिन लो टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से भी कुछ इसी के आसपास होनी चाहिए, तो वो क्या है? लो टेम्परेचर रहेगा, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोथर्म्स। ठीक है। और एक है हेकिस्टोथर्म्स। हेकिस्टोथर्म्स क्या होता है? जिसे हम कहते हैं वेरी लो टेम्परेचर। एकदम लो टेम्परेचर अगर पाया जाएगा तब हम उसको क्या कहते हैं? हेकिस्टोथर्म, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में। पृथ्वी के, हमारे जो ये पृथ्वी है वो इसके जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अगर कोई वेजिटेशन पाया जा रहा, कोई वेजिटेशन का कंडीशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेकिस्टोथर्म्स कहेंगे, जो कि वेरी लो टेम्परेचर वहाँ के लिए चाहिए। ओके। इसके बाद क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आता है रेन, स्नो और स्लिट। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही इस पर कोई ऐसा मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा है। लेकिन फिर भी क्या है, ये हमारे जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित करते रहते हैं, और ये भी एक एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में है। इसके बाद एक जो है, मैंने क्या किया देखते हैं, एक और जो फैक्टर है मैंने उसको पीपीटी में नहीं ले पाया, जिसको कहते हैं एयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? मैं यहाँ नोट कर देता हूँ क्या होता है एयर और एटमॉस्फेयर। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी एयर है वो एटमॉस्फेयर बना रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के गैसियस मटेरियल प्रेजेंट हैं। वो भी हमारे लिए क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। और हम लोग को ये पता होनी चाहिए कि इसमें जो गैसियस मटेरियल है उसमें नाइट्रोजन है जो सबसे ज़्यादा है, वो लगभग 78.084% है। तो ये पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? दूसरे नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो लगभग 20.9% है। थर्ड नंबर पे जो गैसियस मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या है? आर्गन है। आर्गन क्या है? ये यार इसका संकेत है, और ये लगभग
0.93% है। इसके बाद बहुत सारे मटेरियल आते हैं और एक तो हमें पता होनी चाहिए जिसको कहते हैं CO2। CO2 जो होता है वो लगभग 0.0355% है। ये चार तो कम से कम आपको पता ही होनी चाहिए। और भी आप जब कोई बुक स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे गैसियस मटेरियल का परसेंटेज आपको मिल जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी बेसिक है तो आपको जानना चाहिए। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कुछ बायोटिक कंपोनेंट होता है, अभी तक हमने देखा कि ये बायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट में जो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको रखा गया है और इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉप्स। ये बहुत ही आसान सी चीज है, आप 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। ऑटोट्रॉप क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा और वो क्या करेगा, C6H12O6 इसका सिंथेसिस कराएगा और यही फिर बहुत सारे मटेरियल में कन्वर्ट होगा और वो अल्टीमेटली अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड मटेरियल का सोर्स बनता है। इसके बाद क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। फर्स्ट क्या है, कंज्यूमर, और दूसरा क्या है, डिकम्पोजर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो अपने फूड के लिए, अपने एनर्जी सोर्स के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो कहलाएगा कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर जो होते हैं वो हर्बीवोरी हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनिवोर्स हो सकते हैं, डिट्रिटिवोर्स हो सकते हैं। इस पर किसी बात की चर्चा करने की कोई जरूरत है नहीं। आप जब हम फूड चेन पढ़ेंगे तो वहां पर भले आता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इस टाइप का आप कंज्यूमर पढ़े होंगे, वो भी हम लोग जब फूड चेन पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे। लेकिन ये जो यहाँ चार नाम लिखे हुए हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बता दूं, इसमें शायद ये नया लग रहा होगा, डिट्रिटिवोर्स। इसमें क्या होता है कि जो डेड मटेरियल होते हैं, जो मिट्टी में पड़े हुए हैं, उस पर अगर जो कोई डिपेंड है, कोई कंज्यूमर, तो वो डिट्रिटिवोर्स कहलाता है। और इसमें क्या है, फंजाई है। फंजाई क्या करता है, वो सड़े गले चीजों से ही अपना फूड मटेरियल लेता है और वो इसमें डिट्रिटिवोर्स के अंतर्गत आता है। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। उसके बाद क्या है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं या किसी सड़े गले चीजों को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जैसे कि क्या है, बैक्टीरिया है। और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकम्पोजर का काम करते रहते हैं। तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है किसका, एनवायरनमेंट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एडाप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन। इसको ध्यान से देखिएगा, ये 9-10 के चीजों में नहीं था, 9-10 के सिलेबस में नहीं रहता है, ये यहाँ से थोड़ा अलग है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो लगभग आप इंटरमीडिएट तक भी पढ़े होंगे और ये CSIR के जो बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए उसमें होना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, एडाप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन। एडाप्टेशन क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म को एक इन्वायरमेंट से, मान लेते हैं इन्वायरमेंट 1 था, इसको हम किसी दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाके शिफ्ट कर देते हैं, तब इसके कुछ आदत में बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो थोड़ा अलग होगा। तो थोड़े समय के लिए ये अपने आदत में बदलाव करेगा, अपने रहन सहन के तरीके में बदलाव करेगा, तो हम उसको कहेंगे एक्लिमेटाइजेशन। बहुत कम समय के लिए अगर बदलाव आता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, कई जेनरेशन बीतने के बाद, एक दो नहीं, कई वर्षों, हजारों वर्षों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत है। तो कई जनरेशन के बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जिसमें परमानेंट चेंज हो जाते हैं, ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को ही ऐसे
चेंज कर लेते हैं जो इस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हो जाते हैं, तब हम इसको कहेंगे एडेप्टेशन। यहाँ जो चेंज हुआ ये क्या कहलाया, एक्लिमेटाइजेशन, और यहाँ जो चेंज हुआ उसको क्या कहेंगे, एडेप्टेशन। मतलब क्या हुआ कि थोड़े समय के लिए, मतलब टेम्पोररी, यहाँ आप देख सकते हैं अगर जो टेम्पोररी बदलेगा तो हम उसको कहेंगे एक्लिमेटाइजेशन, और परमानेंट अगर उसमें चेंजिंग आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे एडेप्टेशन। ये क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, मतलब ये जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। अगर हम एडेप्ट किए हुए ऑर्गेनिज्म को फिर से उसी इन्वायरमेंट में लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इसके आदत में कोई, मतलब इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होगा, बदलाव नहीं हो सकता है। ये अडेप्ट कर लिया है, इसने अपने बॉडी स्ट्रक्चर को ही बदल लिया है, तो ये कहलाएगा एडेप्टेशन, क्योंकि उसके जेनेटिक में वो फिक्स हो चुका है। लेकिन एक्लिमेटाइजेशन जो होता है वो जेनेटिकली फिक्स नहीं होता है, बल्कि थोड़े समय के लिए उसमें फिजियोलॉजिकली बदलाव आएगा, एनाटॉमिकली बदलाव कर लेगा। मतलब वो क्या करेगा, अपने बिहेवियर या अपने सर्वाइवल के तरीकों को एडजस्टमेंट कर लेगा। जैसे अगर हम लोग को गर्मी लगता है तो हम गर्मी के अनुरूप अपने जीवन को बदल लेते हैं, अगर ठंड का मौसम आता है तो हम ठंड के लिए व्यवस्था कर लेते हैं उससे स्ट्रगल के लिए। तो ये क्या है, हम लोग एक्लिमेटाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि हमेशा ठंड में ही रहना है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो परमानेंट अपने बॉडी को ऐसा बना लेंगे जिसमें वो सब दिन उसी ठंडे क्षेत्र में रह जाएंगे, तो वो एडेप्टेशन कहलाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्लिमेटाइजेशन करते हैं मौसम के अनुरूप। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है ड्यू टू इवोल्यूशन एंड टेक लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम लेता है, मतलब इवोल्यूशन एक दो दिन में नहीं होने वाला है, ये कई वर्षों, यहाँ तक कि हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन एक्लिमेटाइजेशन जो होता है शॉर्ट टाइम में होता है, हम 1 से 2 दिन में भी एक्लिमेटाइजेशन को शो कर सकते हैं। हम अचानक अपने बिहेव को चेंज कर सकते हैं, अपने रहन सहन के तरीकों को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, एडेप्टेशन, और दूसरा क्या है, एक्लिमेटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, एनिमल्स एडेप्टेशन टू थर्मल स्ट्रेस। यहाँ पर जो है एनिमल्स एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो अपने रहन सहन तरीके को परमानेंटली चेंज कर लेता है, तो ये एडेप्टेशन है। और एनिमल में जो एडेप्टेशन होता है वो 2 तरीके का होता है, किसके अकॉर्डिंग, थर्मल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी का कुछ एडेप्टेशन शो करता है। और ये जो एडेप्टेशन है एनिमल का, वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, होम्योथर्मिक, और दूसरा क्या है, पोइक्लोथर्मिक। इसको हम और भी नाम से जानते हैं, एक नाम तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वार्म ब्लडेड, और दूसरा होता है कोल्ड ब्लडेड। मतलब ये जो होते हैं प्राणी, इसके बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। फिक्स बॉडी टेम्परेचर वाले जो होते हैं, फिक्स बॉडी टेम्परेचर वाले जो होते हैं उसे हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। और जो फिक्स नहीं होते हैं, जो चेंज करते रहते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, उसे कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। गर्मी के मौसम में इसका टेम्परेचर, इसके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, ठंडे के मौसम में इसके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है, ठंड के अकॉर्डिंग इसका घटते रहता है। अब हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या ये फिक्स है, मतलब अब इसका टेम्परेचर बदलेगा नहीं, तो ये क्या है, वार्म ब्लडेड है। और इस टाइप से जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिसके बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहे, कोई जरूरी नहीं है कि 37 पे फिक्स रहे, 42 पर भी रह सकता है, हो सकता है कोई 35 पे फिक्स रहे, तो रह ही सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखता है, कभी नहीं बदलता है, इन्वायरमेंट के प्रभाव से नहीं बदलता है, तब हम उसे कहते हैं वार्म ब्लडेड। और जिसका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के इफेक्ट से बदल जाता है उसे कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। इसका एक और नाम है, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं एंडोथर्म्स।
एंडोथर्म्स किसको कहते हैं, वार्म ब्लडेड को या फिर होम्योथर्मिक को। और दूसरा जो नाम है वो कहलाता है एक्टोथर्म। एक्टो मतलब बाहर होता है, एंडो मतलब अंदर होता है, जो बाहर से प्रभावित हो जाए एक्टोथर्म्स, और जो अपने इंटरनली एक्टिविटी से टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्म्स। नाम काफी इजी है, आपको ये तीनों नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी नाम से डिजाइन किए जा सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है। अगर किसी कारण से टेम्परेचर में बदलाव होता है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब हम लोग का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हम कहते हैं कि फीवर हो गया, लेकिन अगर किसी कोल्ड ब्लडेड का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि उसको फीवर हो गया है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, मैमेलिय श्रेणी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और जितने बर्ड्स हैं वे सब के सब क्या हैं, एंडोथर्म्स हैं या वार्म ब्लडेड हैं। अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करें या कोल्ड ब्लडेड की बात करें तो उसमें रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल मतलब आप समझते होंगे, हिंदी में सरीसृप कहते हैं। एम्फीबियंस है जो मेढक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। रेप्टाइल में क्या होता है, जो रेंग कर चलते हैं। और फिशेस, फिशेस तो जानते हैं ये सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, और ये सब क्या है, वार्म ब्लडेड है। कोई अंतर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है रूल्स फॉर एनिमल एडेप्टेशन। एनिमल एडेप्टेशन के संदर्भ में कुछ रूल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल 4 रूल्स लिखा हुआ है। कौन कौन से रूल्स है भाई, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है बर्गमैन रूल्स, उसके बाद क्या है एलेंस रूल, उसके बाद क्या है हेस रूल्स, इसके बाद है ग्लॉगर रूल्स। बर्गमैन रूल क्या कहता है, अच्छा ये सब जो भी रूल्स है ये किस पर लागू होता है, वार्म ब्लडेड पे लागू होगा। किस पर लागू होगा, वार्म ब्लडेड पर ज्यादा सुटेबल है। ओके, के ध्यान रखना है। तो एनिमल एडेप्टेशन जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड ये एडेप्टेशन है, और टेम्परेचर से रिलेटेड जो एडेप्टेशन है इसके संदर्भ में टोटल 4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स जो है वो बर्गमैन रूल्स है। बर्गमैन रूल्स ये क्या है, कहता है लार्जर साइज ऑफ बॉडी इन कोल्डर क्लाइमेट। कहता है कि ठंडे क्षेत्र में, जो क्लाइमेट ठंड रहेगा, जहां ठंड पाया जाएगा वहां के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसका बॉडी साइज बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा कर देते हैं दूसरे शब्द को, कि जो मतलब गर्म क्षेत्र में पाए जाएंगे, कोल्डर के उल्टा गर्म क्षेत्र हो गया, तो जो गर्म क्षेत्र में पाए जाएंगे उसका बॉडी साइज क्या होगा, छोटा होगा। आप इसे अलग अलग डिफरेंट बुक में भी देखिएगा तो काफी डिटेल जानकारी मिलेगा, लेकिन मेन जो इसका पॉइंट यही कहता है कि कोल्डर क्लाइमेट, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले का बॉडी साइज बड़ा होता है और गर्म क्षेत्र में रहने वाले का बॉडी साइज छोटा होता है। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल क्या है, एलेंस रूल। एलेंस रूल कहता है कि इंडोथर्मिक एनिमल, इंडोथर्मिक का मतलब वार्म ब्लडेड, इंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट टेंड टू हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज। मतलब क्या कहता है कि जो ठंडे क्षेत्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उसका जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है उसके बॉडी पर पाए जाने वाले अंग वो छोटे होते हैं, मतलब उसके कान छोटे होंगे, वैसे एनिमल का पूंछ छोटा होगा, और भी बाहर जो भी स्ट्रक्चर पाया जाएगा ये सब क्या होंगे, छोटे होंगे। किसके, कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हॉट क्लाइमेट में रहेंगे उसका लार्ज एक्सट्रीमिटीज होगा। जैसे गर्म क्षेत्र में रहने वाला अगर कोई चूहा है तो उसके पूंछ बड़े होंगे, लंबे होंगे, लेकिन ठंडे क्षेत्र में रहने वाला अगर उस टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके पूंछ छोटे होंगे। ये कहता है एलेंस रूल, आपको ये एकदम याद रखना है। नेक्स्ट जो रूल्स है उसको कहा गया है हेस रूल्स। हेस रूल्स कहता है इन कोल्डर क्लाइमेट्स ऑर्गेनिज्म हैव लार्ज हॉट इन रिलेशन टू बॉडी वेट। मतलब कि जो
ऑर्गेनिज्म ठंडे क्षेत्र में पाए जाएंगे उनका जो हार्ट साइज होगा, उनके हृदय का जो साइज होगा बॉडी की तुलना में बड़ा होगा, लार्जर हार्ट होता है। किसमें? कोल्डर क्लाइमेट में। कोल्डर क्लाइमेट में लार्जर हार्ट होता है। तो इसका विपरीत हम कर लेते हैं कि जो गर्म क्षेत्र में पाए जाएंगे वो उसके जो हार्ट होंगे वो थोड़ा छोटे होंगे। किसकी तुलना में? अपने बॉडी वेट की तुलना में। बॉडी वेट की तुलना में वो छोटे हार्ट वाले होंगे गर्म क्षेत्र में। ये भी काफी इजी रूल्स हैं। और नेक्स्ट जो एक रूल्स है जो भी बहुत इजी है, ग्लॉगर रूल्स। ग्लॉगर रूल्स का एकदम इजी है, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं। कहते हैं वार्म एरिया के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो स्किन जो होगा डार्क होगा, ब्लैकिश कलर का होगा, ये डार्क होगा। और कोल्ड एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो लाइट स्किन वाले होंगे। वैसे भी हम लोग देखते हैं ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बॉडी जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, और जो वार्म एरिया में रहने वाले, गर्म क्षेत्र में रहने वाले जो होते हैं उसके बॉडी का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है या डार्क होता है ना। तो ये रूल्स क्या है? ग्लॉगर रूल है। तो मुझे लगता है ये चारों रूल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप एकदम पूछिएगा हमसे, हम आपके लिए इजी वे में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर लाएंगे। तो ये चारों रूल्स क्लियर होता है। आगे क्या है? आगे स्लाइड में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे क्लास में जुड़े रहने के लिए। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो हमारे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई स्क्रीनशॉट हो, कोई किताब से लिया हुआ क्वेश्चन हो तो इस पे जरूर मुझे सेंड कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाऊं। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जो काफ़ी पहले ही बना हुआ है, हालांकि इसके फॉलोवर बहुत कम हैं। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो इस पे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो क्यों करना है? अगर कुछ पीडीएफ या फिर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो कभी कभी शेयर करने होते हैं, तो इसके लिए मेरे पास यही एक ऐसा माध्यम है टेलीग्राम जिससे मैं शेयर कर सकता हूं। तो अगर आपको लगता है तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी तो ये व्हाट्सएप है तो इस पे आप जरूर क्वेश्चन या कोई डाउट भेज सकते हैं। तो आज का तो क्लास हो गया, बाकी देखते हैं अगले हिस्से में। अगले जो पार्ट है, पार्ट सेकेंड इसका आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे मैं इसे अपलोड करता हूं, लेकिन देखते हैं अगर किसी दिन नहीं हो पाता है तो वो एक अलग बात होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार मेहनत करेंगे और आप अपना डाउट मुझे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। तो मुझे इसी उम्मीद के साथ मैं भी अपने क्लास में आता रहूँगा। इसके पहले मैं इसी चैनल पे 10th का, 12th का और कुछ ऐसे भी क्लास थे जो डाउट क्लियर करने के लिए मैं आते रहता था। मैं प्रोफेशनली इस चैनल पे लगातार नहीं पढ़ा रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने इस पे काम किया था कुछ, तो अभी कुछ ज़रूरत महसूस हुआ तो हम आपके साथ हैं, और आप भी हमारे साथ रहिए ऐसी उम्मीद है। तो ठीक है, एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।